हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे पहले हमने मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन चैप्टर को डिस्कस किया है। हमने देखा कि फोर्स के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, बाइंड फोर्स लगता है, फोर्स की वजह से क्या क्या चेंजेज आते हैं, किसी में इनर्शिया होता है, इनर्शिया को कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक के चैप्टर्स में पढ़ी। आज हम फोर्स का एक नया इम्पैक्ट पढ़ेंगे जिसे हम वर्क के नाम से जानते हैं। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो बच्चों, आज की जो हमारी पहली हेडिंग रहेगी डेट विल बी वर्क। ठीक है, वर्क क्या है पहले इस बात को समझते हैं। सर भाई, आपके मान लो कि एग्ज़ाम आ गए और आपने 5 घंटे पढ़ाई की दबा के। मुझे पता है 5 घंटे पढ़ाई नहीं करते हो, मान लिया आपने 5 घंटे पढ़ाई की। फिर आपसे किसी ने पूछा आज पूरे दिन क्या काम किया, अरे मैंने तो बहुत काम किया, आज 5 घंटे पढ़ाई की, पूरा थक गई हूँ मैं तो आज, या पूरा थक गया हूँ मैं तो आज। दूसरा व्यक्ति एक पत्थर को या किसी लोड को अपने सिर पे रखा है, किसी वजन को अपने सिर पे रखा है और वो मान लो 10 मिनट के लिए खड़ा है और वो थक गया। ज़रूरी नहीं 10 मिनट के लिए, घंटे के लिए भी हो सकता है। मतलब एक जगह खड़ा है और वो सिर पे अपने लोड लिए हैं, थक गया बेचारा बहुत देर खड़े खड़े। उसको पूछा गया कि तूने क्या किया पूरे दिन आज? को मैंने आज बहुत काम किया, आज मैं उसको लिए खड़े रहा 1 घंटे तक। मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत वर्क किया। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये दोनों ही वर्क नहीं है। क्या सर, इतना मेहनत किया अपन फिर भी सर वर्क नहीं है, कैसे हो सकता है ये? हाँ, फिजिक्स में वर्क अलग तरीके से डिफाइन है। फिजिक्स में वर्क बच्चों कैसे डिफाइन है? फिजिक्स ऐसा कहती है कि, या साइंस में ऐसा मानते हैं कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अपनी जगह से बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए। तो जो फोर्स अप्लाई किया है आपने, वो फोर्स और वो डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई उन दोनों का, मान लो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसमें 2 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 5 × 2 10, ये आपने उसमें क्या किया है? वर्क किया है। मतलब फिजिक्स में वर्क जब माना जाएगा जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, दैट इज नोन एज वर्क। तो आइए इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement and displacement should be in the direction of force। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या फिर जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिखते हैं W से। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमने दे दिया इसको नाम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है पहले बाद में बात करते हैं, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर मैंने फोर्स लगाया F। ठीक है, ये यहाँ से चलकर कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। और ये जो डिस्टेंस ने कवर की वो कितनी की कवर? S। तो मुझसे अगर कोई वर्क कहेगा तो मैं कहूँगा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स किधर होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिधर डिस्प्लेसमेंट हो उसकी डायरेक्शन में फोर्स हो, या जिधर फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। ये हमसे इस फोर्स की वर्क की बेसिक डेफिनेशन कहती है। इसे फिजिक्स में वर्क माना गया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब मान लो कि जो फोर्स लगाया है वो इस डायरेक्शन में ना लग के अलग डायरेक्शन में, तो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा?
है ना। ये सारी कंडीशन बताती हैं कि सर इधर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मैं इसको इधर भी लगाऊँ ना तब भी डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं ना, अपन बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो एक कार ले लेंगे, इसको ऐसे रस्सी में बांधी, ऐसे कार को रस्सी में बांधना और पकड़ के सूं करते हुए चले जा रहे हैं, है ना। पीछे कार बांध ली, पी करते हुए निकल जाते हैं, है कि नहीं। वो देखा होगा आपने, छोटे कार मार्केट खिलौने लेके आते हैं मेले से और उसमें बांध लेते हैं, फिर उसको ऐसे खींचते हैं। तो उसमें होता है क्या बच्चों, ये तो होती है उनकी गाड़ी, है ना, उसमें पहिए लगे होते हैं, ठीक है, ये गाड़ी है उनकी, और उसमें आपने देखा वो ऐसे धागे से बांध लेते हैं, यहाँ पर उनका हैंड होता है ना, ये हैंड होता है, इसको पकड़ के वो खींच रहे होते हैं इससे। तो देखो फोर्स उधर लग रहा है इसमें और गाड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर भी तो वर्क हो रहा है भाई, फोर्स भी लग रहा है और वर्क भी, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ भी वर्क हो रहा है। तो इस कंडीशन में वर्क कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर वर्क फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लगे तो वर्क कैसे करता है, देखो आप ध्यान से, आप इसको नोट करो और इसके आगे लिखते हैं अपन। थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ है जो आपने पढ़ रखी है 9th में, उसके ऊपर ही थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन करके दिखाता हूँ कि व्हाट हैपेंड इफ द वर्क इज एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। इफ force acting on the body with angle theta from direction of displacement, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा कि मान लो ये गाड़ी है, कोई भी चीज़ है हमारे पास, इस पर मैंने फोर्स ऐसे लगाया जो कि इसके डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है, थीटा, इधर होता है इसका डिस्प्लेसमेंट एस। तो इस कंडीशन में वर्क कितना होता है बच्चों, मैं बता देता हूँ, पहले लिख के दिखाता हूँ। वर्क इज इक्वल टू देन वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, कैसे आया ये वो देखते हैं। अब देखो बच्चों, आपने 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि मान लो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ ए बी सी। अब मान लो ये देखो, ये वाला जो बना हुआ है इसको मैं मान लेता हूँ एफ, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इनके बीच में एंगल कितना बना, ये थीटा, ठीक है। तो वहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये आपने पढ़ी है। साइन थीटा होता है बच्चों P अपॉन H, कॉस थीटा होता है बच्चों B अपॉन H, टेन थीटा होता है P बाई बी, कॉट थीटा होता है B बाई पी, और सेक थीटा क्या होता है बच्चों हमारा H बाई बी, और कॉसेक थीटा होता है H बाई पी। मतलब आप ध्यान से रखो, ये P क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है, P को मैंने परपेंडिकुलर से लिखा है और B को लिखा है बच्चों बेस, और इसको जानते हैं अपन हाइपोटेनियस, ठीक है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला एंगल हाइपोटेनियस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये क्या है बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, मैथमेटिक्स में पढ़ के आए ये। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि ये फोर्स जो ऊपर लग रहा है उसका इधर कितना हिस्सा लग रहा है। देखो आप ऐसा समझो कि जब मैं उस कार को, जो मैंने आपको बताया था खिलौने वाली कार, उसको जब मैं खींच रहा हूँ, मैं उसको खींच रहा हूँ, ऐसे बांध के खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, ऐसे ये प्लेन है, इस पर मैं कार रखा है, ऐसे खींच रखा हूँ, ये इधर कार भी आगे भी आ रही है और डोरी भी जो जिस धागे से मैंने बांध रखा है वो भी ऊपर की तरफ है। तो आप देखो, कार अगर आगे आ रही है मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो कार पे आगे की तरफ लग रहा है, जिसको खींच रहा है। बात समझ में आ रही है ना। उस कार पे जब मैं उस स्ट्रिंग से, उस धागे से बांध के जब मैं खींच रहा हूँ तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो उसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और एक फोर्स ऐसा भी है जो उस धागे को ऊपर उठाए हुए है। मतलब वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस फोर्स का थोड़ा सा हिस्सा मुझे लगता है कि वो कार को आगे खींच रहा होगा, और कुछ पार्ट है वो उस धागे को ऊपर की तरफ उठाए हुए हैं।
तो वो कितना फोर्स है, वो कितना फोर्स है जो इसको आगे बढ़ा रहा है, वो हम निकालना चाहते हैं। क्योंकि वर्क क्या है, इसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो हम अगर यहाँ से cos थीटा देखें बच्चों, ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपको पता है cos थीटा इज v/h, ठीक है, आपको सर ने बताया होगा, मैथमेटिक्स वाले सर ने। तो बच्चों cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा होता है बच्चों, उन्हें भी देखा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या लिखेंगे अपन, cos थीटा, बेस कितना है बच्चों ए बी, हाइपोटेनियस कितना है एफ, तो मैं से ए बी निकालेंगे बच्चों, वो आएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ये आ जाएगा ए बी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ चिपका दी मैंने, मुझे क्या, मुझे वर्क निकालना है, और वर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है एफ कॉस थीटा, भाई इस तरफ देखो कितना फोर्स लग रहा था एफ, इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस ए बी पे, ए बी कितना फोर्स लग रहा है ए बी एफ कॉस थीटा। तो मैं जानता हूँ फोर्स हो गया हमारा एफ कॉस थीटा, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना इस वाली डायरेक्शन में देखो एस, तो देखो इसी डायरेक्शन में एस है, और इसी डायरेक्शन में इसका फोर्स कौन सा निकाल लिया हमने ए बी में, एफ कॉस थीटा। तो देखो दोनों मैंने जो अपनी डेफिनेशन लिखी थी हम लोगों ने कि एक ही सेम डायरेक्शन में हो, तो देखो इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना लग रहा है एफ कॉस थीटा, और ये कितना है एस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सही फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ एस कॉस थीटा, जो कि 100% वैलिड होता है। क्लियर है बात, 100% वैलिड, कहीं पे भी लगाओ, ठीक है। पर एक बात याद रखनी है, ये फॉर्मूला हमेशा किस पे अप्लाई होता है, दिस इज वैलिड फॉर कांस्टेंट फोर्स ओनली, कांस्टेंट फोर्स ओनली। फोर्स की क्वांटिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फोर्स घटा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फोर्स की क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो ये हमेशा कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है, ठीक है। अब अभी आपको अपन ने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा, है ना, तो मैंने कहा था कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। अब खुद सोचो कि दोनों की अगर डायरेक्शन एक तरफ है, तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। भाई इधर ही ये जा रहा डिस्प्लेसमेंट, इस पर लग रहा है ये फोर्स, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, भाई इधर ही डिस्प्लेसमेंट इधर ही फोर्स, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो cos 0 आ जाएगा यहाँ, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ इंटू एस इंटू 1। अगर आपको नहीं पता है तो ये वैल्यूज हम नोट कर सकते हैं कि भाई cos थीटा में कितनी वैल्यू होती है। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos, ठीक है, ये थीटा, ठीक है, cos थीटा। तो थीटा अगर 30 डिग्री हो तो वैल्यू 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। थीटा अगर 30 डिग्री हो तो 1 होती है, और वैल्यू होती है √3/2। अगर 45 डिग्री हो तो वैल्यू होती है 1/√2। अगर 60 डिग्री हो थीटा, यानी एंगल कितना हो 60 डिग्री हो, तो वैल्यू होती है 1/2। और 90 डिग्री हो अगर, तो वैल्यू होती है बच्चों इसकी 0। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब आप देख लो, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो 0 आएगा cos थीटा, और 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, या 1 का मल्टीप्लाई करो एफ इंटू एस। 90 हो तो 0, 90 हो तो 0। अब ये 90 वाला सिस्टम कैसे समझो, अपन स्टेशन में जाते हैं, कुली मिलते हैं ना। अब कुली को क्या करना है, अपन ने काम दिया कि भाई इसको उठा के ले चलना लोड को। आप जानते हो कुली क्या करेगा, उस पर एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना फोर्स ऊपर लगेगा, जितना नीचे ग्रेविटी खींच रही होगी। भाई जितना फोर्स है उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना नीचे खींच रहा होगा उतना ही फोर्स वो ऊपर लाके उसको ऊपर लेके जाएगा। अब उसने यहाँ रख लिया। अब इसने क्या किया, यहाँ रखने के बाद इसको लेके गया, कहाँ लेके गया, जहाँ आपने चाहा वहाँ। तो अब देखो फोर्स तो लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो क्या इस कंडीशन में उसने कुछ काम किया, बिल्कुल नहीं किया सर। 90 डिग्री का एंगल बन गया दोनों में। ऊपर फोर्स लग रहा है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों में कितना एंगल 90 डिग्री, 0। तो वर्क कितना हो गया 0। वर्क 0 है तो सर पैसे तो हम देंगे ही नहीं उसको, जब उसने काम किया ही नहीं है। तो पैसा तो भैया देखो देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, उसने कुछ काम किस में किया, फ्रिक्शन के खिलाफ किया है। आगे जा रहा था बेचारा उठा के, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। उस फ्रिक्शन को कम करने, उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट जाके उसने वो वहाँ के लेके गया। तो पैसे इस बात के लिए उसने, है ना, पैसे तो देने पड़ेंगे।
तो हम ये कहें कि जब कोई चीज़ परपेंडिकुलर होती है, मतलब फोर्स अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के कैसे हैं परपेंडिकुलर, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो वहाँ वर्क डन 0 होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो इस तरीके से हमें क्या मिला बच्चों, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, वर्क का फॉर्मूला में मिला एफ एस कॉस थीटा। तो हमें अगर मान लो अलग अलग एंगल पे दिया जाए फोर्स, तो एफ एस को नोट कर लें, थीटा की वैल्यू आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। तो हमें फॉर्मूला मिला वर्क डन का, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको मिली। अगर अलग डायरेक्शन में तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों काम हो रहे हैं तो एफ डॉट एस। ठीक है, एफ डॉट एस। ठीक है, इट इज ए क्वांटिटी कैसी होती है बच्चों, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, फिर भी क्वांटिटी स्केलर सर। तो बच्चों फिजिक्स में एक चीज़ है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब दोनों की डायरेक्शन एक हो, मतलब एक वेक्टर फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और दोनों को हम एक ही डायरेक्शन में अगर मल्टीप्लाई करें ना, तो जो यूनिट मिलती है वो हमेशा स्केलर होती है। कैसी होती है, स्केलर। अब देखो फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, क्या दोनों की सेम डायरेक्शन है, या मान लो अलग डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, पर हमने इसका भी एक कंपोनेंट लिया था, एक हिस्सा लिया था जो इधर काम कर रहा था, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लिया था। तो देखो डायरेक्शन तो फिर भी फोर्स लग जरूर इधर रहा था, पर मैंने वो चीज़ ली जो इधर फोर्स लग रही थी, यानी एफ कॉस थीटा लिया था। अब देखो फिर से दोनों ही डायरेक्शन में हो गए। तो फिजिक्स में ऐसे डिफाइंड है कि जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटी भले ही हो, उनका अगर प्रोडक्ट करें और वो एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों कैसे हो, एक ही डायरेक्शन की क्वांटिटी हो, एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होती हो, तो उनकी जो उनका जो नया यूनिट बनता है उनसे, वो एक ऐसी क्वांटिटी बनती है स्केलर। और दोनों अगर परपेंडिकुलर तो क्वांटिटी कैसी बनती है, वेक्टर। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दोनों देखो एक ही डायरेक्शन की चीज़ें लेते हैं हम। वर्क भी उसी, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एस आई यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। इट्स ऐसा यूनिट इज जूल। अब अलग अलग कंडीशन में कैसे वर्क काम करता है, तो कंडीशंस फॉर वर्क डन, क्या क्या कंडीशंस होती है काम करने के लिए। पहली, इफ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री, अगर दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, यानी मैं लिख देता हूं थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री। ठीक है ना, कॉस 0 डिग्री। तो वर्क क्या आ जाएगा बच्चों, एफ इंटू एस, कॉस 0 वैल्यू होती है 1, क्योंकि हम क्या जानते हैं कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। तो कितना आ जाएगा वर्क डन, एफ इंटू एस। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम तो बताया मैंने कि दोनों डायरेक्शन जब एक हो तो क्या फॉर्मूला आएगा, कॉस 0 यानी एफ एस। ओके, यहां लिखते हैं दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, एफ इंटू एस, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0, तो वर्क भी कितना हो जाएगा बच्चों 0, यानी वर्क डन इज इक्वल टू 0, वर्क डन इक्वल टू 0। क्लियर है बात, ओके। एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन की बात करें अगर हम, मैं यहां लिख देता हूं, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे भी होता है क्या सर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला जानते हैं हम। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों -1,
cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ -1 रखेंगे तो W इक्वल टू आ जाएगा माइनस का F इंटू एस। सर वर्क डन नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वर्क कैसे होता है सर? सर वर्क नेगेटिव, ये कैसी बात कर रहे हो आप? वर्क भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, वर्क रियल में तो नेगेटिव नहीं होता। अरे भाई एनर्जी खर्च करोगे, फोर्स लगाओगे तो वर्क तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन सर यहाँ तो वर्क नेगेटिव आ गया। सुनो, एक कार है अपने पास, है ना, और वो चल रही है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। मैं उस पर ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, और जब मैं ब्रेक से अप्लाई करूँगा तो उस पर फोर्स लगाऊंगा। वो फोर्स क्या करेगा? उस डिस्प्लेसमेंट को, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से, वो डिस्प्लेसमेंट को कम करेगा, ज़्यादा करेगा? कम करेगा। ब्रेक लगाने से स्पीड कम होगी, डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। या मैं यूँ कह दूँ कि वर्क जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स क्या कर रहा है? उस एनर्जी जितनी एनर्जी से वो दौड़ रहा था, उसमें एनर्जी निकाल ली। भाई वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ से एनर्जी निकाल लेना, किसी भी चीज़ से एनर्जी निकाल लेना। कि भाई वो जो चल रहा था पहले, उसकी कुछ एनर्जी होगी, उसके अंदर चल रहा था फोर्स लगा के, मैंने ब्रेक लगाई, मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के मैंने उसकी स्पीड कम कर दी, मतलब जिस एनर्जी से वो जा रहा था उसकी एनर्जी मैंने निकाल ली फोर्स लगा के। लेकिन वो फोर्स लगाया मैंने किस डायरेक्शन में? रिटार्ड करने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए। तो यहाँ पर वर्क कैसा है? नेगेटिव। हालांकि फोर्स मैंने लगाया है उस पर, क्यों लगाया है? फोर्स उसकी स्पीड को कम करने के लिए। तो जब मैं किसी चीज़ को रिटार्डेशन करता हूँ, वहाँ फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट में कमी आती है। तो पहले ज़्यादा हो रहा था, अब कम हो रहा है, तो मैंने क्या किया? कम किया, तो मतलब निकाला मतलब मैंने कैसा वर्क किया? नेगेटिव। तो जब कोई चीज़ ऐसे हो, डिस्प्लेसमेंट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा था, कार आगे जा रही थी, और मैंने फोर्स किधर लगाया? पीछे, ताकि वो रुक जाए। तो ये दोनों में अपोजिट एंगल हो गया, तो इसलिए मैंने क्या कहा यहाँ पे वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। तो ये कंडीशन होती है वर्क डन के नेगेटिविटी। क्या मतलब है नेगेटिव वर्क डन का? वी हैव टेकन एनर्जी फ्रॉम डेट, एनर्जी को निकालना। ठीक है, तो ये हो गया इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो वर्क हमारा नेगेटिव होगा। तो वर्क में 3 कंडीशन क्या? अगर सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ वर्क होता है बच्चों मैक्सिमम। कितना होता है? मैक्सिमम। यहाँ तो 0 है ही, दिख ही रहा है आपको, और यहाँ नेगेटिव वर्क डन। तो हम कह सकते हैं कि वर्क भी 3 टाइप का हो गया यहाँ पर। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन कौन कौन सा? एक तो Fs जो मैक्सिमम है, ये नेगेटिव मतलब एनर्जी निकाल ली, और वर्क डन 0 जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। मतलब सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं उस पर, और डायरेक्शन ऐसी हो डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट वो कुली वाला एग्जाम्पल, या मैं उस पर ऐसे फोर्स लगाऊँ और चीज़ ऊपर जाए, तब भी वो वर्क डन 0 माना जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन हम कब मानेंगे? जब किसी बॉडी में फोर्स लगाने पर उस पर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इसके फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos थीटा, रियल फॉर्मूला Fs cos थीटा। कब? जब उस पर कोई एंगल हो। वैसे Fs, क्योंकि थीटा 0 कर दोगे तो एंगल खत्म, तो Fs 180 कर दोगे तो -Fs, और 90 कर दोगे तो बिल्कुल 0 वर्क डन। अब आप किसी बॉडी पर खूब फोर्स लगाते रहो और बॉडी अपनी जगह से हिले नहीं, तो वर्क कितना? 0 है ना। मैं यहाँ लगा रहा हूँ वर्क फोर्स, ये हिल ही नहीं रही अपनी जगह से। नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन, नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन। फिजिक्स में ऐसी डिफाइंड है। खूब एनर्जी लगाई, खूब ताकत लगाई, खूब फोर्स लगाया, पर दीवार अपनी जगह से हिली नहीं। अगर ये दीवार अपनी जगह से नहीं हिली है तो इसका मतलब क्या है? द वर्क डन बाई मी इज 0। क्लियर बात? वर्क डन बाई मी इज 0। एक और लिख लेते हैं लास्ट में, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो हम जानते हैं लेट अ बॉडी ऑफ मास m is brought up to a height h from ground. ठीक है, in this case we can calculate work done. कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे?
वर्क इज इक्वल टू होता है बच्चों क्या, फोर्स, क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे जाके आप ये नहीं लगा पाओगे, डॉट लगेगा है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, जब वेक्टर ये स्केलर प्रोडक्ट है तभी इसका आंसर स्केलर है। तो अभी तो हमें वेक्टर नहीं पढ़ा है हमने अभी, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क इज डब्ल्यू। अच्छा, फोर्स, फोर्स कितना है यहाँ पर, फोर्स कितना होता है बच्चों, एम जी। ध्यान से देखो, अब जब कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर लेके जा रहे हो तो नीचे लग रहा है जी, इसका मास है एम, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, एम जी। जितना नीचे वेट इसका लग रहा होगा उतना ही तो फोर्स आप ऊपर लगाओगे इस पर। एम जी कितना लग रहा है नीचे, आप इसको कहाँ ले जा रहे हो ऊपर, तो जितना एम जी नीचे लग रहा था उतना आप एम जी ऊपर लगा लो, एम जी। ये तो हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना, कितनी हाइट तक लेके गए, एच। तो वर्क डन इज गिवन बाई एम जी एच। यानी जब नीचे से ऊपर किसी चीज़ को लेके जाए तो फोर्स कितना होता है, वर्क डन कितना होता है, एम जी एच। बाकी सेम चीज़ रहेंगी। ठीक है, ये कैसे आया फोर्स, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, जी। तो ये हो गया फोर्स जगह पे एम जी, और एस किसके बराबर, कितना हाइट तक लेके, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच। कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, एच। तो डेट इज एच यानी डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना लगा नीचे, एम जी, तो ऊपर भी कितना लगाएंगे उसको उठाने के लिए, एम जी। पर जितना नीचे लग रहा है उससे उतना फोर्स ऊपर ले जा लगाएंगे इस पर, तो नीचे एम जी और ऊपर एच। तो डेट इज एम जी एच। हालांकि नीचे एम जी लग रहा है तो हम ऊपर फोर्स लगाएंगे, ऊपर कितना लगाएंगे, लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, एम जी, और हाइट कितनी गई, एच। तो वर्क डन कितना हो गया, एम जी एच। तो आपके पास ऐसे सवाल मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल्स में कि भाई एक मास है 5 किलो, उसको 10 मीटर के ऊपर पर ले जाया गया, तो उस पर कितना वर्क, उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मास कितना है 5, जी की वैल्यू 10, एच कितना है 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे हमें वर्क मिल जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द टॉपिक्स, ऑल द कंटेंट दैट आई टोल्ड यू टुडे। वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। और फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। रियल फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। ऐसा यूनिट जूल, ऐसा यूनिट जूल। और ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट।